और बड़े बड़े घर की बहू लोग अचरा लेकर के उनके आगे पीछे खड़ी हैं कि चिराग जी मेरे माई बाप है, अगर वो हमको सांसद का टिकट दे देते हैं तो हम सांसद बन जाएंगे। लेकिन आज क्या हो गया है, एक प्रतिष्ठित परिवार जिसका एक दबदबा है, वो लोग आज ये चिराग पासवान जिनका 3-4% वोट होगा, उनके कहने से वो वोट भी ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षित हम तब थे जब हम अपने माता पिता को माता पिता समझता में कोरोना काल में अपने देखा। आपको शिक्षा एक तरफ दिया गया कि आप घंटी बजाइए, ताली बजाइए, और दूसरी तरफ शिक्षा दिया गया पश्चिमी सभ्यता का कि डिस्टेंस बनाइए। आपके बाबूजी अगर कोरोना से पीड़ित हो गए हैं तो घर से निकाल के गैरेज में रखिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लागू करने की अनुमति दे दिया जाए। अभी हमारे बीच है चर्चित समाजसेवी अरुण कुमार शुक्ल, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम इनसे चुनाव के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है और क्यों सामाजिक लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है। बिहार न्यूज सिटी में सर आपका स्वागत है। आपका भी मुद्दा पर आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। चुनाव प्रक्रिया एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ कैसा होना चाहिए, इस संबंध में अभी पिछले दिनों खासकर पूरा हिंदुस्तान श्री राममय हो गया है। श्री राम का मतलब होता है कि राम राज्य में किसी भी घर में ताला नहीं लगता था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपेक्षा रहता है कि कहीं भी ताला नहीं लगे। लेकिन आज इस भारत माता की धरती पर त्याग, तपस्या और बलिदान का संकल्प लेकर हमारे भारत माता के सपूत अपने आप बलिदान देकर इस भारत माता को स्वतंत्र किए थे। इस भारत माता के संविधान कर्ता, जो भारतवर्ष के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें 99.5% प्रतिनिधि लोग त्याग, तपस्या और बलिदान की परिभाषा को भूल चुके हैं। उस स्थिति में इस चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ इस देश की स्वतंत्रता को लेने के लिए राजगुरु से लेकर के चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, भिन्न भिन्न नामों का श्रृंखला है जो लोगों ने शहीद हुआ। आप देखेंगे किसी भी शहीद के परिवार का परिजन आज तक किसी भी हाई कमान राजनेता के यहाँ नहीं गया कि मुझे मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया जाए और एमएलए का टिकट दिया जाए। इसलिए कि आज भी उनके रग में वह संस्कार दौड़ रहा है और वह आत्मा कचोट देती है। जब रास्ता भटकने लगता है तो कहता है कि रे कम से कम मेरे ब्लड का तो याद करो। मैं क्या शहीद इसीलिए हुआ था कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाओगे, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये नेतागण
जो संविधान बना रहे हैं वह पार्लियामेंट में रह करके 3-3 पेंशन ले रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण और क्या मिल सकता है? नंबर 1। नंबर 2, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन चाहे देश की राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे देश की छात्र क्षेत्रीय पार्टी हो, इस नोटबंदी को लेकर के इस हिंदुस्तान के प्रखर नेता डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज भारतवर्ष के प्रधान सेवक कहलाते हैं, मैं उनसे लेकर के बलिदानी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के और कुल नेतागणों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि वो लोग भी त्याग, तपस्या, बलिदान की परिभाषा पर भटक चुके हैं। एक तरफ गर्म दल के लोगों का श्रृंखला आपको मैं बताया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो इतने बड़े वकील हो करके सूट बूट पहन करके और जब चंपारण में आए थे, जिस घर में रुके थे, वो 2 महिला से 2 बार में मिले। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दोनों महिला एक साथ आकर के हमसे मिले, तो अन्वेषण में पता चला कि उस महिला के शरीर पर उस घर में ढकने के लिए मात्र एक ही साड़ी थी, जिसके कारण कहा गया कि श्रीमान, दोनों महिला चूंकि एक ही साड़ी है तन ढकने के लिए, इसलिए एक बार में दोनों महिला नहीं आ सकती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का त्याग हुआ था कि उसी समय वह अपना सूट उतार करके फेंक दिए, अपना पैंट शर्ट उन्होंने फेंक दिया और मात्र एक धोती पहनना शुरू किया, और उस दिन से अंत तक उनका वस्त्र यह रहा। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रमाण है। लेकिन आज एक प्रधानमंत्री को एक विपक्षी नेता इस कारण डिफेम करता है कि आपका सूट इतने लाख का है, आप इतने करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। ये क्या कटाक्ष में ही भारत माता की सेवा होगी? दूसरी तरफ श्री राम अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए जब जा रहे हैं, तो भरत विलाप करते हुए पहुंचता है, भैया आप मत जाइए, आप राजा की गद्दी संभालिए। और वह श्री राम अपने अनुज को समझाता है। खराउन की पूजा होकर के भरत जी राजगद्दी पर बैठते, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगता। उस विकट परिस्थिति में अपनी पत्नी के लिए रावण तक से श्री राम को युद्ध लड़ना पड़ता है। लेकिन जहां कहीं झुकने की जरूरत आई है, भाषा को बराबर ही रावण जैसे शिव भक्त को श्री राम कभी अमर्यादित भाषा से इस्तेमाल नहीं किए हैं। भले ही उनका वध रावण का श्री राम के द्वारा किया गया, लेकिन अमर्यादित भाषा रावण के लिए श्री राम के मुख से नहीं निकला है। और उस श्री राम का मंदिर स्थापित करते हुए मैं सारे नेतागण से अपील करता हूं कि यह पैसा जुटा लेने से, पर्यटन का डाटा बढ़ा लेने से श्री राम का आचरण आपको अपने आप में उतारना होगा। और अपने आप में तब उतारना होगा जब नेतागण को अपनी पत्नी, घर की लक्ष्मी का सम्मान करना श्री राम की तरह सीखना होगा। तभी वह नेता भारतवर्ष का पक्का राष्ट्रभक्त कहला सकता है। पूज्य स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के संबंध में एक बिंदु पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कारगिल लड़ाई के बाद जो गृह मंत्रालय में एक ऑर्डिनेंस लागू हुआ था कि की पोस्ट पर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का पदाधिकारी स्थापित नहीं होगा,
और यही कारण है कि आज तक नहीं हुआ। अगर आयरन इंदिरा गांधी को के राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि इंदिरा गांधी वहां वोट की राजनीति नहीं करके राष्ट्र के सम्मान में यह ऑर्डिनेंस लागू की थी कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी यहां नहीं होगा। लेकिन एक तरफ उस कतार को भी देखना चाहिए, राजगुल्लू से लेकर के अशफाक उल्लाह खान, और सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले हमारे पूज्य राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम आज़ाद आ गए। जितनी बड़ी देश की सेवा उन्होंने की है उनको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का विवाद यदि कोई नेता खड़ा करता है तो वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाने के काबिल नहीं। किसी भी भारत माता के शहीद और स्वतंत्रता सेनानी को किसी पार्टी या जाति की राजनीतिक करके वोट लेने की मंशा से अगर उसका श्रद्धांजलि कार्यक्रम और उसका जयंती कार्यक्रम बनाते हैं तो वह नेता कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं होगा, वह राष्ट्रद्रोही होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 1949 से प्रजातांत्रिक प्रणाली का चुनाव चल रहा है, 1939 से, और 1947, 1952 इन सबों में वह भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता था कि आज की स्थिति में हर कोई ये स्वीकार करता है कि एक साधारण सा पार्षद के चुनाव में 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो राजीव गांधी की अगर वह बात कि 1 रुपए में 10 पैसे जमीन पर पहुंचता है और 90 पैसा रास्ते में रह जाता है, आज भी यह बात ग्राह्य नहीं लगता है कि आज का कोई एनडीए का नेता अगर यह कहे कि हमारा 1 रुपया भेजा हुआ जमीन पर 1 रुपया पहुंच जाता है, 95 पैसा भी बीच में खर्च नहीं होता है, तो जो भी बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं, वह आधारहीन बात बोलते हैं। ऑनलाइन आ गया इसलिए आधार बन गया। ऑनलाइन आधार तो बन गया, लेकिन ऑनलाइन बनने के बाद यदि नोटबंदी के अवसर पर पूज्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा रिजर्व बैंक के द्वारा यह अनाउंसमेंट हुआ था कि 99% जो राशि थी ब्लैक मनी नोटबंदी के कारण आपने 1000 का नोट बंद करके अन्य प्रक्रिया में बैंक को वापस कर लिया है। तो जब सब कुछ ऑनलाइन था तो आज एक मंत्री के घर से, एक विधायक के घर से, एक चपरासी के घर से, एक IAS अफसर के घर से, उसके पैखाने पेशाब घर से, उसके किराए के मकान के घर से करोड़ों और अरब रुपया कैश के रूप में कैसे प्राप्त हो रहा है, जब भारत सरकार के मंत्री 2014 से लेकर के आज तक डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो सभी रोगों के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, इस स्थिति में आखिर के प्रशासन फेल्योर कहाँ है? अच्छा, हमको आपको दिख रहा है, आम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? क्या वजह? आम लोगों को इसलिए नहीं देख रहा है कि आज चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण सिस्टम फेल्योर हो गया है। और आज स्थिति यह है कि जन वितरण प्रणाली के दुकान पर चले जाइए, जहां मुफ्त में राशन मिल रहा है। राशन में आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधान सेवक का ये डाटा है कि 80 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को मैं मुफ्त में अनाज दे रहा हूं, लेकिन वो अनाज लेने जो दुकान पर जा रहे हैं वो सभी बुलेट और 4 व्हीलर से जाकर के अनाज ले रहे हैं। मेरा कहना है सर, यह भ्रष्टाचार अपने आप प्रमाणित करता है कि कैसे लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं।
लेकिन एक दो बात और कहना चाहूंगा वर्तमान सरकार पर। मुझे याद है जब आरएसएस की मीटिंग में हम लोग बैठते थे, हम लोग बच्चे थे, जब वृद्ध लोग बैठते थे, उनके लिए अगर उस समय बोतल में पानी ले आया प्लास्टिक में तो वो नाराज हो जाते थे, हटाओ हटाओ, यह स्वजागरण के विरुद्ध में है, हमारे लिए लोटा में पानी लाइए, गिलास में पानी लाइए तो मैं पीऊंगा, और नहीं तो प्लास्टिक के बोतल और गिलास में नहीं पानी पीऊंगा। इसका विचारधारा था ये विचारधारा आरएसएस संघ का विचारधारा था, स्वजागरण का विचारधारा था। और आज आप कहते हैं कि हम प्रदूषण नियंत्रित करने जा रहे हैं, तो प्रदूषण अगर नियंत्रित करने जा रहे हैं तो इस प्लास्टिक के सभी सामानों को बनाने वाले फैक्ट्री को आप सदा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते कि मल्टीपर्पस लोग, उद्योगपति लोग इसको बनाते हैं, और जब मजदूर के घर पर, फल वाले के, सब्जी वाले के दुकान पर यह पन्नी और गिलास बिकने के लिए आता है तो आप उसको फाइन करते हैं, आप उन मजदूरों को फाइन करते हैं, निम्न वर्गीय लोगों को। और मल्टीपर्पस सेक्टर के मीडिया लोग इसी कोरोना पीरियड में एक साधारण सा मास्क को लेकर के हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि जिस मास्क का 3 महीना पहले 60 रुपया में मास्क मिलता था, मात्र 3 महीना के बाद वह मास्क मार्केट में 2 रुपए 3 रुपए मिला। एक एनआरआई की मां, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी माता जी ने हमसे कहा कि बउआ की स्थिति आजकल बड़ा खराब है, ओकर बिजनेस न चल रहा है। हमने उस एनआरआई से पूछा कि भाई बड़ी दिक्कत है, माता जी आपकी कलप रही थी, कहे कि मां को पता नहीं है, कोरोना पीरियड में हम लोग केवल मास्क के बिजनेस में इतना करोड़ रुपया अभी तक कमा लिए। तो भाई कमाने का तरीका अभी बदला हुआ है, चुनाव का तरीका बदला हुआ है। इसलिए यह क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी समाज हित में और राष्ट्र के हित में काम करने के लिए तैयार नहीं है। और आज मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कोई कांग्रेस परिवार के कैंडिडेट उभर कर आ रहे हैं जो आजन्म 50 साल 60 साल से कांग्रेस परिवार के लोग थे। कुछ ऐसे व्यापारी लोग यहां पर आ रहे हैं जो माफिया का अड्डा चलाते हैं, और वो लोग 6 बजे शाम तक जेडीयू के उम्मीदवार रहते हैं और 8 बजे भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप ग्रहण करते हैं, और विधायक का सीट रिजर्व होते उस क्षेत्र का वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के जनता के बीच आ जाती हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आज क्या हो गया है, एक प्रतिष्ठित परिवार जिसका एक दबदबा है, वो लोग आज ये चिराग पासवान जिनका 3-4% वोट होगा, उनके कहने से वो वोट भी ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये मीडिया का कमाल है और बड़े बड़े राजनेता का कमाल है कि ये खेला दिखा करके जनता को ठगा जा रहा है, और बड़े बड़े घर की बहू लोग अचरा लेकर के उनके आगे पीछे खड़ी हैं कि चिराग जी मेरे माई बाप हैं, अगर वो हमको सांसद का टिकट दे देते हैं तो हम सांसद बन जाएंगे। लेकिन आपको मैं इस मुजफ्फरपुर में बता देना चाहता हूं कि ये जितना नेतृत्व गुजर रहा है, मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस का, मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चंद चाकी, मुजफ्फरपुर में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला, मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी, मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये कोई भी नेता इनके शहादत दिवस पर या इनके जयंती समारोह में कभी 2 पुष्पांजलि करने की भी हिम्मत नहीं करता है। ये लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित कैसे होंगे? इस बिंदु पर हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्तों को
मनन करना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त निर्वाचन कैसे हो, इस बिंदु पर एपेक्स कोर्ट के जज से लेकर के भारत सरकार के उच्च निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी और ब्यूरोक्रेट को आत्ममंथन करना चाहिए, समाज सेवियों को मंथन करना चाहिए कि हमारा सचमुच जो शहीद लोग इतने बड़े शहादत दिए थे, हम भारत माता के जंजीर को मुक्त करके स्वतंत्र सरकार चलाने के लिए अपना प्रतिनिधि किस तरह चुने, इसके लिए अभी पुनीत अवसर है मतदाता। और उस मतदाता को आत्ममंथन करके अपने उन गरीब उम्मीदवारों जो सचमुच समाज सेवक है, यदि वो उम्मीदवारी अपना पेश करते हैं तो उनके प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित होना चाहिए। जब देश आजाद नहीं था उस समय अधिकांश नागरिक जो था इस देश का वह शिक्षित था। उस समय भी अगर एक नेता अगर खड़ा हो जाता था किसी समस्या के निवारण के लिए तो सारा गांव मोहल्ला शहर खड़ा हो जाता था। आज जबकि देश के अधिकांश लोग शिक्षित हैं, उसके बाद भी उनकी मूलभूत समस्या को देखते हुए भी आखिर क्यों इग्नोर करते हैं? आखिर क्या वजह है? जबकि देश के अधिकांश लोग शिक्षित है, उसके बाद भी भ्रष्ट लोगों को वो वोट करते आए हैं इतने वर्षों से। आखिर इसका क्या कारण और ये कैसे अब सुधरेगा? यह सुधरेगा जब आप अपने पुराने संस्कार के ओर लौटेंगे। अंग्रेज चला गया, यह शिक्षा देकर गया कि बांटो और राज करो। आप देखेंगे शिक्षित होने के बाद भी हम लोग बढ़ रहे हैं तो किस शिक्षित के बाद? आखिर के शिक्षा और अशिक्षा क्या होता है इसको समझना होगा। शिक्षित हम तब थे जब हम अपने माता पिता को माता पिता समझते थे। आज तो हम में पश्चिमी सभ्यता समा गई है और पश्चिमी सभ्यता में कोरोना काल में अपने देखा, आपको शिक्षा एक तरफ दिया गया कि आप घंटी बजाइए, ताली बजाइए, और दूसरी तरफ शिक्षा दिया गया पश्चिमी सभ्यता का कि डिस्टेंस बनाइए। आपके बाबूजी अगर कोरोना से पीड़ित हो गए हैं तो घर से निकाल के गैरेज में रखिए और थाली जो है तो लग्गी से उनके नजदीक टाल दीजिए। माँ को भी मत जाने दीजिए बाबूजी के नजदीक। और बाबूजी यदि अगर मर जाए तो हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी जज साहब लोग भी अपने बाबूजी का श्राद्ध करने के लिए किसी को पैसा दे देते थे कि आप अग्नि प्रवेश करा दो। लेकिन उसी कोरोना पीरियड में आप शिक्षा और अशिक्षा की बात कर रहे हैं तो स्वीपर समुदाय के लोगों को हम लोगों ने नाला में डुबकी लगा करके और सुरक्षा की भावना से लोगों को बचाने का कार्य किया। उनको कोरोना नहीं पकड़ा, कोरोना उन्हीं को पकड़ा जो एयर कंडीशन हॉस्पिटल में इलाज करने गए या जो एयर कंडीशन होटल में गाड़ी में घूमे। एयर कंडीशन हम एक ही जानना चाहते हैं कैसे अब जो परिदृश्य जो बन चुका है, शिक्षित होने के बाद भी लोग अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रहे हैं, तो कब समझेंगे, कैसे समझेंगे? अब समझेंगे राजनीतिक पार्टी या सोशल वर्कर पुराने संस्कार की तरफ लौटना होगा, पश्चिमी सभ्यता को छोड़ना होगा। ये मुमकिन है कि पुराने वो पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, मुझे ना। और नीक दिन जब आवत है तब बनत न लगी है देर। ये आज आपने आरो हल्ला किया कि आरो का पानी पियो, आपके भीतर की एबिलिटी समाप्त हो गई। अब आज लोग कहते हैं कि हो कहीं के पानी पी लो न तो एनर्जी खत्म हो जाए। बहुत लोगों ने अब जगह जगह का पानी, आरो का पानी पीना छोड़ दिया है, शायद आपको मालूम होगा। बहुत लोग अब जो है योगाभ्यास की ओर दौड़ रहे हैं, बहुत लोग आयुर्वेदिक दवा की ओर दौड़ रहे हैं। क्यों? कोई भी जितना एलोपैथ का दवा है, सब दवा पर लिखा हुआ है यह हानिकारक है। यानी आज न कल फिर पुराने पद्धति को ही लोग युवा अपनाएंगे। निश्चित, जब अति होता है
तो अंत होता है। क्या युवा को संदेश देना चाहेंगे आप, शिक्षित युवा को? यह देना चाहेंगे कि अपने आप में संस्कार लाओ और अपने माता पिता के प्रति जिस तरह तुम्हारे पूर्वज अपने माता पिता को याद करते थे, अपने देश के प्रति समर्पित रहते थे, उसी तरह तुम में भी समर्पित की भावना आनी चाहिए, तभी यह होगा। नहीं तो आप ले लीजिए ना, शहीद भगत सिंह का क्या क्वालिफिकेशन था, कितने दिन के अंदर में वो देश के लिए चले आए। खुद्दीराम बोस कितने दिन के उम्र में फांसी चढ़ गए। ये लोग कहाँ पढ़े लिखे थे, लेकिन इतना कैसे सोचे। लेकिन उस समय का चौथा पांचवा छठा सातवां पास लोग भी टीचर का काम करता था। आज बीएससी और एमएससी करके भी लोग केवल इस फेरे में लगते हैं कि बउआ कितना पैसा घर से कमा के लाएंगे, अलग से कितना मिलेगा इनको वेतन में। तो ये तो संस्कार को चेंज करना होगा, और वो चेंज होता है जब अति हुआ है तो अब अंत होने वाला है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा मेरा परिचय हुआ अरुण कुमार शुक्ला। मैं समाज सेवी हूँ, अधिवक्ता हूँ, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मृति समारोह समिति का फाउंडर सेक्रेटरी। आप देख रहे थे और सुन रहे थे कि किस तरह से इन्होंने विस्तार पूर्वक परिचर्चा किया और किस तरह से बताया और युवा को संदेश भी दिया कि युवा शिक्षित होने के बाद भी कहीं न कहीं गुमराह हो रहे हैं और उनको फिर से पुराने पद्धति पर आने की जरूरत है। तभी जाकर यह जो समस्या है राजनीतिक की, जो भ्रष्ट नेता हर साल चले आते हैं, वो पुराने पद्धति जब तक युवा नहीं अपनाएंगे तब तक यह मुमकिन नहीं है कि भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त हो सके। आप देख रहे थे बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।